हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम लोग जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और डिटेल सॉल्यूशंस यहाँ पर रहेंगे। कोलिजन, सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो जो भी आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है या फिर आपने जो अभी जो फंडामेंटल या जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें आप नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को अलग से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो जेई 2002 का है। Two identical particles move towards each other with velocity 2v and v respectively. So the velocity of center of mass will be. तो यहाँ पर देखिए मास m का आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो दोनों का मास कैपिटल स्मॉल m हमने कंसीडर किया। एक जा रहा है 2v वेलोसिटी से इधर और दूसरा जा रहा है v वेलोसिटी से इधर। तो सेंटर ऑफ मास की हमें वेलोसिटी बतानी है। तो VCM हम लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लेंगे तो 2v आपका आई कैप डायरेक्शन में रहेगा और v आपका माइनस आई कैप डायरेक्शन में रहेगा। सो द फाइनल आंसर विल बी v/2। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो v/2 वेलोसिटी से जो है वो मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है इसका लीनियर मोमेंटम जीरो है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is also 0, then A does not imply B, B does not imply A, and A implies B does not imply A. A does not imply B but B implies A and A implies B and B implies A. तो देखिए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है सिस्टम का। व्हाट डज इट मीन कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर मोमेंटम यदि ज़ीरो है दैट मीन्स आपके पास में इनिशियली वहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। यदि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन उसका लीनियर मोमेंटम जीरो हो सकता है। सो वेलोसिटी का जीरो होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इफ द काइनेटिक एनर्जी वैल्यू इज जीरो, यहाँ पे ऑप्शन जो बी स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो मोमेंटम जो है वो पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जीरो हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जीरो नहीं है तो भी मोमेंटम जीरो हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये यदि जीरो है तो हम इसको लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। तो या तो वी पॉजिटिव है या वी निगेटिव है, वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का समेशन जीरो कब होगा? जब सारी वेलोसिटीज पार्टिकल्स की जीरो होंगी। सो यहाँ पर सिस्टम के सारे पार्टिकल्स जीरो वेलोसिटी से मूव करें तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन लीनियर मोमेंटम जो है वो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम जीरो है इससे हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जीरो है तो भी इट्स नॉट नेसेसरी कि काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की है वो जीरो हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटीज ही जीरो हो गई है। लेकिन यदि मोमेंटम जीरो है तो ये हम बता नहीं सकते कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है या फिर नहीं। एग्जैक्टली हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ए तो बी को इम्प्लाई नहीं कर रहा है बट बी जो है वो ए को इम्प्लाई करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो मोमेंटम हमेशा जीरो होगा, लेकिन मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी का जीरो होना ज़रूरी नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M and 5m and radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation between their centers equals to 12r। कि दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 12r है और यहाँ पे हमने उनको रिलीज़ किया है रेस्ट से फ्री स्पेस में। तो अभी यहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में लग रहा है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर द कोलिजन इज। कोलिजन से पहले जो स्मॉलर बॉडी है वो कितना चल रही है हमें निकालना है यहाँ पर। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है तो ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज आपके सेंटर ऑफ मास की जो उसका जो मोशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिचुएशन गिवन है आपको, कैपिटल M मास का स्फीयर है, रेडियस r है इसकी, और दूसरा 5m का पार्टिकल है उसकी रेडियस 2r है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको 12r गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कितना डिस्टेंस इनके पास चलने के लिए, तो इसमें से r माइनस किया और इसमें से 2r माइनस किया तो 12 में से 3r माइनस हुआ तो 9r डिस्टेंस इनके पास है जिसमें इनको दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो छोटा ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट, वो m मास से चल रहा है इधर, x डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये वाला जो होगा यदि ये 9r माइनस एक्स चलेगा तो ही इनका कोलिजन होगा।
तो इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली रेस्ट पे था, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स रेस्ट से रिलीज़ किए गए। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो अभी भी जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो जो उसका जो मोशन होता है सेंटर ऑफ मास का, वो अफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास शुरू में रेस्ट पे था, तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम जीरो कर सकते हैं, डेल्टा एक्स सी एम जीरो, यानी m1 डेल्टा x1 जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है m1 का, और डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट है आपका m2 का, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जीरो हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं हम x चला, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 9r माइनस x चला। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है, तभी तो कोलिजन पॉसिबल होगा। तो ये x चला और ये 9r माइनस x चला। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, mx माइनस 45 mr प्लस 5 mx इक्वल्स टू 0, तो 6 mx आ गया 45 mr के, तो x आ गया 7.5 r। तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो है वो 7.5 r डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेगा बिफोर कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी A of mass m while falling vertically downwards under gravity breaks into parts. A body B of mass 1 by 3m and body C of mass 2 by 3m. The center of mass of bodies B and C taken together shifts compared to that of body A towards. सेम क्वेश्चन है जो पिछला था, वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप लोग एक बार ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका, कि जो बॉडी है मास m की वो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फॉल हो रही है, और वो दो पार्ट में टूट गई है यहाँ पर। तो एक जो बॉडी है जिसका मास 1/3m है और दूसरे का मास 2/3m है, टोटल मास m हो गया। तो जो सेंटर ऑफ मास जो है b और c का, जो अभी नई बॉडीज जो बनी है b और c, इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ए के रिस्पेक्ट में। सो डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ ब्रेकिंग, डज नॉट शिफ्ट बॉडी c के पास, बॉडी b के पास, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो शुरू में जो बॉडी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आपकी मूव कर रही है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ए पार्टिकल है आपका वो वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से जा रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं बॉडी का, तो ये भी जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है इसी डायरेक्शन में। तो इसका मोशन अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल प्रोसेस हो रही है। जब भी ब्रेक हो रहा है एक एटम आपका, कोई पार्टिकल ब्रेक हो रहा है, दो पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई भी ऐसा इंटरनल फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से। तो अभी जब ब्रेक हो गया दो पार्टिकल में बी और सी, यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है, तो मे बी बी और सी इस तरीके से मूव करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इनका वो हमेशा जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में जी से जा रहा था, तो अभी ब्रेकिंग हो चुकी है, तो बी और सी इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी इसी डायरेक्शन में जी से जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख पे दिया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो कभी अफेक्ट नहीं होता। सो सेंटर ऑफ मास बी एंड सी विल मूव इन सच अ वे एज इफ द बॉडी हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, यानी इसको पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी जो है वो ब्रेक भी हो चुकी है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो बी और सी का सेंटर ऑफ मास ए के रिस्पेक्ट में शिफ्ट ही नहीं होगा, सो डज नॉट शिफ्ट। तो जिनका भी आंसर बी आया, ऑप्शन बी, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मास m मूव्स विद द वेलोसिटी v and collides inelastically with another particle of identical mass. After collision, the first mass moves with velocity v by √3 in a direction perpendicular to the initial direction of motion. ये सारे जेई मेंस के क्वेश्चन है, जेई 2005 का क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट 6 का होगा, 6-7 तक के क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड मास आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो हम सिचुएशन ड्रॉ कर सकते हैं कि इनिशियली पार्टिकल आ रहा था यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो दूसरा फर्स्ट पार्टिकल है वो v by √3 से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया है। इनिशियल जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी थी उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया। तो देखो मास m का पार्टिकल v वेलोसिटी से आ रहा है, 2D कोलिजन है तभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, 1D होता तो हेड ऑन कोलिजन में सीधा निकल जाते। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दूसरा है मास m का जो रेस्ट पे है, और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से आ रहा है, यहाँ पर दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये चला गया नीचे, तो ये इधर गया है, हम चाहते हैं रिजल्टेंट इधर है, तो ये पार्टिकल इधर कहीं जाएगा v2 वेलोसिटी से एट एनी एंगल थीटा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है। एक्स डायरेक्शन में देखो इनिशियल मोमेंटम है mv और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इसका कॉम्पोनेंट v2 cos थीटा। तो m v2 cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो v2 cos थीटा इक्वल्स टू v आ गया। y डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो 0 को हम लिख देंगे यहाँ से आएगा ये v2 sin थीटा, तो m v2 sin थीटा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर
mv/3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v2 साइन थीटा आपको मिल गया v/√3। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया v² प्लस v²/3 के। तो यहाँ से ये 1 हो गया और v2 को आपको दे दिया √v² प्लस यानी √4v²/3। सो 2v/√3 विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना, वीडियो पॉज करते जाओ और सॉल्व करते जाओ और बताना कितने क्वेश्चन 10 में से आपके सही होता है। अ टी शेप्ड ऑब्जेक्ट विद डायमेंशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंसेप्चुअल। ध्यान से देखना। एक टी शेप का ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है फिगर में L और 2L है। ए बी जो है वो L है और जो आपका बी सी ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये 2L है। इज लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर। अ फोर्स F वेक्टर इज अप्लाइड एट द पॉइंट P पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पर किसी ऑब्जेक्ट में एक P पॉइंट है, यहाँ पर हम एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक पॉइंट है P, वहाँ पर हम एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। सच दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन। हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन को शो करे, यहाँ पर कोई भी रोटेशन ना हो। अब देखिए रोटेशन कब नहीं होगा, आप यहाँ पर कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे कहीं फोर्स लगाएंगे तो रोटेट तो होगा ही ना, ये यहाँ कहीं फोर्स लगाएंगे तो भी रोटेट होगा। आप यदि सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो नहीं रोटेट होगा क्योंकि वो टॉर्क नहीं प्रोवाइड करेगा इसको, राइट। तो बस यही क्वेश्चन है, तो करिए सॉल्व, ट्राई करिए। सो हमें बताना है द लोकेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C, यानी हमें PC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रखा है इसको। तो ट्रांसलेशनल मोशन हम चाहते हैं तो F वैक्टर शुड बी अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो F वैक्टर सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे लगना चाहिए सिस्टम के, क्योंकि यदि हम फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास लगा रहे हैं सो द बॉडी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉडी विल नॉट रोटेट। तो आप जब भी रोटेशन नहीं चाहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन चाहते हैं कि रिजिड बॉडी का, तो ये आपको जो फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम के, ना कि सिर्फ नीचे वाली रॉड के, पूरा सिस्टम। तो हमारे पास जो सिस्टम गिवन है इसमें इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है 2L। तो मैंने क्या किया, इसका मास कंसीडर कर लिया यहाँ पे स्मॉल m, और इस ये 2L लेंथ का है क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, आइडेंटिकल आपका सिस्टम है, तो इसका मास मैंने m मान लिया। तो 2L लेंथ का मास हो गया 2m, ठीक है, दैट आई हैव अज्यूम्ड हियर। और जो फोर्स लगा रहे हैं वो मान लेते हैं पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। देखो कैसे देखेंगे, तो ये जो ए बी रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा एकदम मिड में, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। और ये जो आपका 2L लेंथ का है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मिड में होगा L लेंथ पे। तो C से L डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इन दोनों सिस्टम को जब हम कंबाइन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा इन दोनों के बीच में। तो हमने मान लिया कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये C पॉइंट से X डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स हमने लगाया वो उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा F/3m का। टोटल मास यहाँ पे 3m है, तो टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो F/3m हो जाएगा, और ये सिर्फ इसे ट्रांसलेशन मोशन प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, x निकालना है। तो x क्या है, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो m1 जो आपका 2m वाला पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से L डिस्टेंस पे है, तो हम x को लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो 2m वाले का L है, और देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ है, तो C से कितनी डिस्टेंस पे है, हम C के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो C से इसकी डिस्टेंस है 2L, पॉइंट C से डिस्टेंस लिए। तो ये 2m प्लस m यहाँ पर कितना आ गया, x जो है वो PC को रिप्रेजेंट कर रहा है और PC आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 4L/3। तो यदि हम फोर्स को अप्लाई करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 4L/3 देन ओनली इट विल हैव द ट्रांसलेशनल मोशन, नो रोटेशन विल बी देयर। Next question, a bomb of mass 16 kg at rest explodes into two pieces of masses 4 kg and 12 kg. So the velocity of 12 kg mass is 4 meter per second. So the kinetic energy of the other mass. बस क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है। तो इनिशियली आपका पार्टिकल रेस्ट पे है 16 kg का, तो जैसे एक्सप्लोड करेगा दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज टू कंजर्व द मोमेंटम, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज 0, द फाइनल मोमेंटम विल ऑल्सो बी 0। सो इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन द पार्टिकल विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने वेलोसिटीज मान ली और 0 आपका इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल हो गया 12v2 माइनस 4v1 बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो v1 आ गया आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली। बेसिक सा क्वेश्चन था, ये तो हो ही जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है. कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम विद पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2 if the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d. यानी पहले पार्टिकल को d डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास की तरफ भेजा गया है, तो दूसरा पार्टिकल जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन. देखो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, तो हम यदि इस ऑब्जेक्ट को डी से इधर शिफ्ट करें, ऑब्वियसली हमें m2 को थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1, तभी तो सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पर रहेगा ना. m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 सेम होना चाहिए, तो इसको आपने इधर डिस्प्लेस किया d से, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा x से. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी गिवन एज डेल्टा XCM इक्वल्स टू 0. हम चाहते हैं इसमें कोई भी पोजीशन में चेंज ना हो. m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 0. इसमें d डिस्प्लेसमेंट किया, इसमें x किया, तो x आ गया माइनस m1 बाई m2 d. तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट पे कि एक बोट है, उसमें एक आदमी है, वो इधर जा रहा है, तो दूसरा वाला कितना जाए कि सेंटर ऑफ मास आपका जो है उसी पोजीशन पर है, तो डेल्टा XCM आपका 0 होना चाहिए. ब्लॉक ऑफ मास 0.50 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्मूथ सरफेस. It strikes another mass of 1 kg and then they move together as the single body. So the energy lost during the collision will be. एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी से. तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, शुरू में पार्टिकल रेस्ट पे u1 से जा रहा है, फिर दोनों कंबाइन होकर फाइनल वेलोसिटी vf से जा रहे हैं. तो ये लिख दिया, vf आ गया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल माइनस फाइनल. इनिशियल है हाफ m1 u1 स्क्वायर, फाइनल है हाफ m1 प्लस m2 v फाइनल स्क्वायर. यहाँ से v फाइनल की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट याद रखिए, यदि दोनों पार्टिकल्स फाइनल कंबाइन होकर एक वेलोसिटी से जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है दैट इज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड u1 स्क्वायर. तो m1 m2 और सब वैल्यूज पुट की तो फाइनल आंसर आ गया 2/3 जूल, दैट इज 0.67 जूल. ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम स्टेटमेंट बेस्ड जैसा पहला क्वेश्चन क्या था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाला, वैसा ही है. Of the 4 choices given after the statements, choose the one that best describes the 2 statements. 2 particles moving in the same direction do not lose all their energy in a completely inelastic collision. 2 particles हैं जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो अपनी do not lose, अपनी सारी एनर्जी जो है वो लूज़ नहीं करेंगे एक कम्प्लीटली इनलास्टिक कोलिजन में. यानी 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस रहेगा इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन पूरी एनर्जी लॉस नहीं हो जाएगी. सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कोलिजन. ये तो स्टेटमेंट सही है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है सारे कोलिजन्स के लिए अप्लाइड होता है, क्योंकि इंटरनल जो है वहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा नहीं है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज ऑलवेज ट्रू. तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स वाला ऑप्शन हट गया यहाँ से. अब हमें देखना है कि सेम डायरेक्शन में 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं यदि और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है m1 जा रहा है v1 से, m2 जा रहा है v2 से और m1 m2 जा रहे हैं v फाइनल से. तो v फाइनल कितना मिला आपको यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन से, यू विल गेट m1 v1 प्लस m2 v2 अपन m1 प्लस m2. किसी भी तरीके से 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. यदि हम बोले ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि चलो भाई अभी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अभी भी दोनों मिलके इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो इट्स नेवर पॉसिबल कि इसकी फाइनल जो वेलोसिटी वो 0 हो जाए. और फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी कभी 0 नहीं हो सकती. काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 नहीं है मतलब सारी एनर्जी लॉस हुई नहीं है, देयर विल बी सम फाइनाइट फाइनल एनर्जी. तो यहाँ पर क्या हो गया कि स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 को कौन प्रूव कर रहा है? स्टेटमेंट 2 ही तो प्रूव कर रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन से ही तो प्रूव हो रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है. सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आए हुए एंड आप में से कोई अनअकैडमी पर लाइव पढ़ना चाहता है तो बहुत अच्छे कोर्सेज अभी चल रहे हैं, डिटेल कोर्सेज. तो आप लोग सुरभि लाइव जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए रेफरल कोड सेक्शन में. थैंक यू सो मच.